हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। वेलकम टू बिटीट्यूड। आज हम देखने जा रहे हैं डाटा सफिशिएंसी का तीसरा वीडियो, जो कि है टोटली रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस एक्चुअली होते क्या है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि क्वेश्चन के बाद जो स्टेटमेंट्स होते हैं और उसके ऑप्शंस वो एग्जैक्टली क्या मायने रखते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन दो टाइप्स के होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप का, जहाँ पे क्वेश्चन दिया है और दो डाटा दिया है, यानी कि दो स्टेटमेंट्स दिए, और दूसरा जहाँ पे क्वेश्चन के बाद तीन स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो उससे कैसे डील करना है ये भी हमने सीखा था। और उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने देखे थे डाटा सफिशिएंसी के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, खास करके वो क्वेश्चंस जो कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी के रिलेटेड हो, यानी कि मैथ्स के रिलेटेड हो। मैथ्स के कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते तो एग्जैक्टली किस तरह के आते। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी के वो क्वेश्चंस की जो कि रीजनिंग के टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो एक तो आपको क्लियर होना चाहिए डाटा सफिशिएंसी क्या है, और दूसरा रीजनिंग क्लियर होना चाहिए, यानी रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स। वैसे जनरली इन एग्जाम्स में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं डाटा अरेंजमेंट के ऊपर। तो डाटा अरेंजमेंट अगर क्लियर है तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, ऑल दिस कमिंग अप नाउ। ऑलराइट, देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, आपको दो चीज़ आनी चाहिए। डाटा अरेंजमेंट, यानी कि एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने ये हमारे वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन पे हिट कर दीजिए। पूरी सीरीज़ है भाई, पूरे का पूरा लेक्चर, शायद 11 लेक्चर्स का सेट है, पूरे का पूरा देख लीजिए। और डाटा सफिशिएंसी का भी इंट्रोडक्शन लेक्चर होपफुली आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दो चीज़ क्लियर है तो और कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ी चाहिए प्रैक्टिस। तो शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस विथ क्वेश्चन नंबर 1। पहले आपको करना है भाई, तो यहाँ पे मैं थोड़ा हट जाता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको यहाँ पे पोज करके सॉल्व कीजिए। और अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो यहाँ पे आप पोज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। वैसे कुछ नई चीज़ नहीं है, डाटा सफिशिएंसी में इतना अच्छा कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा जैसा आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी में मिलता था। क्योंकि मैथ्स में क्या है, आपको सिर्फ डाटा देख के पता चल जाता है कि वो सफिशिएंट है कि नहीं है, तो आपको रियल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ज़्यादातर रीजनिंग में ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर जैसे ये बड़ा सा डाटा है तो हमें कुछ यूज़ तो करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि इससे चीज़ें बनेगी कि नहीं, है ना। ऑलराइट, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 6 अलग अलग बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और हमें पूछा गया है कि बॉक्स क्यू के जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स है। ऑलराइट, पहला डाटा दिया है, दूसरा डेटा दिया है, हमें पता है ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, चेक इंडिविजुअली। हम दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली चेक करेंगे। तो चलिए, पहला क्या बोला है, बॉक्स यू इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द टॉप। अब 6 है ना, तो फटाफट क्या कर लेंगे, हमें पता है ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो हम कर ही लेंगे, है ना। अब u जो है वो थर्ड फ्रॉम द टॉप बोला था, तो यहाँ पे मैंने रख दिया u, ठीक है। ये सिंपल सा है, हमने डाटा अरेंजमेंट किया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। और उसके बाद बोला है 2 बॉक्स का गैप है उसके और p में, 2 बॉक्स का गैप है ना। ओके, अब 2 बॉक्स का गैप इधर तो हो नहीं सकता, तो इधर ही 2 छोड़ के यहाँ पे होगा p, है ना। एक ही तरीका है, ये सिंपल है, u और p में 2 बॉक्स का गैप भी हो गया। इसके बाद बोला है r जो है ना वो p और u के आजू बाजू है नहीं, r जो है वो p के भी आजू बाजू नहीं है, u के भी आजू बाजू नहीं है, तो यहाँ एक ही तो ऑप्शन बचा, है ना। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इसमें इजी भी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं आ रहे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम डाले जा रहे हैं, सिंपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। t जो है वो u के नीचे रखा हुआ है, लेकिन तुरंत नीचे नहीं। टी यू के नीचे है, टी यू के नीचे, तुरंत नीचे नहीं है, तो यहाँ पे ही होगा,
है ना। अब देखिए बाकी 2 जगह बच जाती है, और हमें पूछा एक्चुअली था क्यू के नीचे कौन है, और क्यू अभी तक आया है नहीं, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा तो यू उसके नीचे होगा, यहाँ पे हो जाएगा तो उसके नीचे टी होगा। तो अभी यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है ना। सब डाटा तो हमने यूज़ कर लिया, दैट मीन्स कि अकेले 1 से नहीं पता चल रहा, तो वो वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। देखते हैं अब सेकंड, अकेले सेकंड से आंसर आएगा कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। ओनली 1 बॉक्स जो है वो टी के नीचे है, सिंपल सी बात है। अगर सिर्फ एक बॉक्स टी के, अब यहाँ पे नहीं करेंगे, एक अलग से बनाएंगे, है ना, क्योंकि दूसरे अकेले से होता है कि नहीं, ये अब हमें चेक करना है। हो गए 6, टी के नीचे एक ही बॉक्स है, यानी टी सेकंड से लास्ट है, सिंपल सा फंडा है। ओके, और एस से 2 बॉक्सेस का गैप है ना। ओके, 2 बॉक्सेस फ्रॉम एस, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा एस, है ना, ठीक है। हाँ, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या था, आर जो है वो एस के तुरंत बाजू में है, और एक बॉक्स के गैप में है यू के साथ। आर और यू में एक का गैप है, और आर जो है वो एस के आजू बाजू है, ठीक है। ओके, आर एस के आजू बाजू है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है तो यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा तो यू यहाँ पे तो नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब तो आर यहाँ पे तो यू यहाँ पे, है ना, एक के गैप में आ गया यू, या तो आर यहाँ पे तो यू यहाँ नीचे तो नहीं हो सकता, ऑलरेडी टी है तो यू यहाँ पे। तो इससे भी देखिए, सब डाटा तो आई थिंक हमने यूज़ कर दिया ना, सबका सब हमने डाटा यूज़ कर दिया, और इससे भी कोई बात बनी नहीं, है ना। इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कहाँ पे क्यू होगा। पर अब हम क्या करेंगे, जब दोनों से बात नहीं बनती, ये हमें याद है ना, पहले से नहीं बनी, दूसरे से नहीं बनी, जब दोनों से नहीं बनी, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा हुआ है तो हमें पता है हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं भाई, अगर मैं ये दोनों को कंबाइन कर लूँ तो काफ़ी कुछ सेम ही तो डाटा है ना, कोई अलग तो है नहीं। दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो आर और यू का ये कन्फ्यूज़न हट जाएगा कि यार यहाँ पे है यू यहाँ पे, वो भी हट जाएगा। एस को यहाँ भी हम डाल सकते हैं, टी तो सेम है, पी यहाँ पे है तो वो भी चलेगा। तो अब तो एक ही जगह बची ना क्यू के लिए, एक ही जगह बची यहाँ पे, और क्यू के नीचे कौन है भाई, टी है। तो बोल सकते कब, जब हम दोनों डाटा को करेंगे कंबाइन, ठीक है। तो ये चीज़ थी, हमें पता ही है भाई, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें सिर्फ डाटा देख के नहीं पता चलेगा कि ये सफिशिएंट है कि नहीं, थोड़ा डालना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि बहुत सारा विजुअलाइजेशन अपने दिमाग के लिए चाहिए। फेयर इनफ। तो सिंपल सा फंडा था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पहले करना है भी आपको, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, पोज कर लीजिए, आंसर दीजिए। अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो भाई यहाँ पे कर लीजिए पोज, ठीक है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं किस तरह आंसर आना चाहिए। देखिए, रीजनिंग वाले क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं होते, हाँ थोड़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। मैथ्स में क्या होता है, थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं कि यार ये सफिशिएंट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो हमने देख ही लिया है ना। लेकिन थोड़ा रीजनिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग के ऊपर से भी खास करके बैंक वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। 7 फ्रेंड्स है भाई, फेसिंग नॉर्थ बैठे हुए हैं, और वी के राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि कौन से डाटा से ये बात बन सकती है। पहले तो इसी को यूज़ करते हैं, है ना, ये जो दिया है, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी एंड पी, नहीं एंड पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। ओके, ऑलराइट, ओके, तो पहले तो ये कर लेते हैं। एस जो है वी के सेकंड राइट में, जो बोला है उसी तरह से जाते हैं, आई थिंक उसको उसी से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वी एक छोड़ के एस, एस वी के सेकंड राइट में भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखना, पी जो है वो टी के थर्ड राइट में है, और टी जो कि वी के तुरंत राइट में बैठा हुआ है ना। टी जो वी के तुरंत राइट में बैठा हुआ है, यानी ये बंदा और कोई नहीं है भाई, टी ही है ना। और टी के थर्ड राइट में भाई कौन था, पी था, है ना। पी जो था वो टी के थर्ड राइट में था। 1 2 3 हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 हो गए, लेकिन 5 बंदे नहीं है, वहाँ पे बंदे कितने थे, 7 थे, तो अभी भी 2 बाकी। यहाँ तक तो हो गया। क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, क्यू जो है वो टी के थर्ड लेफ्ट में है,
कोई यहाँ पे मिल जाए ऐसा है क्या, और U Q के आजू बाजू नहीं है। चलिए देखते हैं, Q जो है वो T के थर्ड लेफ्ट में है, तो यहाँ पे ना T 1 2 3, Q जो है वो T के थर्ड लेफ्ट में भी हो गया, है ना। ऑलराइट, तो सब आ गया, और वो कुछ आजू बाजू वाला नहीं था, ऐसा भी बोला था। U जो है वो Q के आजू बाजू में नहीं बैठता, U जो है वो Q के आजू बाजू में नहीं बैठता, तो फिर U यहाँ पे ही तो बैठता है ना। अब जो भी बाकी वाला होगा यहाँ पे, हमें तो क्या पूछा था, V के राइट में कितने, 1 2 3 4 आ गए ना, समझ में आ रहा है, पक्का पता चल गया। V के राइट में 1 2 3 4 बंदे हैं, बात खत्म, क्लियर है। तो पहला सफिशिएंट है यहाँ पे, सिर्फ पहला भी भाई, यहाँ पे जो बाकी होगा वो लेकिन मुझे ढूंढना नहीं है। V के राइट में कितने, 4 है, बात बन गई। V के राइट में कितने, पहला सफिशिएंट है। अब देखते अगर दूसरा भी सफिशिएंट हुआ तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 अलोन और 2 अलोन, लेकिन नहीं हुआ तो आंसर आएगा सिर्फ 1 अलोन, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम आंसर क्या आया था, बोथ टूगेदर, वो ध्यान रखना, मैंने शायद लिखा नहीं था वहाँ पे, है ना, पर यू नो इट, यहाँ पे जो मैंने भाई ये क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ पे आंसर हमने बोथ टूगेदर जो आ रहा था, यानी यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया था, आंसर होगा ये वाला, ठीक है ना, वो वाला है बोथ टूगेदर। तो यहाँ पे जो सेकंड हम कर रहे हैं ये इंग्लिश वाला वर्जन था। अब हम देखते इसका आंसर फर्स्ट तो आ ही रहा है, अब देखते सेकंड से हो रहा है कि नहीं। अगर सेकंड से भी हो गया, ये तो हो ही रहा है, अब चांस इसका भी है, इसका भी है ना, देखते हैं। चलिए, Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, तो पहले तो यही बना देते हैं, Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। अभी इसको भूल जाना है, Q 1 2 3 T के थर्ड लेफ्ट में आ गया, और T हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, T जो है वो U के सेकेंड लेफ्ट में है, ओके, T जो है वो U के सेकेंड लेफ्ट में है, ये भी बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं, P जो है वो S के सेकेंड राइट में है, P जो है वो S के सेकेंड राइट में, यहाँ पे तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ, S एक छोड़ के P है, ये तीनों को कहीं ना कहीं डाल देंगे, शायद यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, और कोई डाटा होना चाहिए। चलिए, अच्छा यहाँ पे था ना, S हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ T एंड Q सिट्स एट द एंड ऑफ वन रो, ओके। अच्छा, Q सिट्स एट द एंड ऑफ वन रो, इससे कुछ पता चल जाता है क्या, क्योंकि एंड में रखना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 तो थे, हमें क्या बोला है, Q जो है वो एंड में यानी कोने पे बैठा हुआ है, Q अगर कोने पे बैठा हुआ है, टोटल 7 है, अभी तो ये 6 हो गए, यानी 7वां इधर ही होगा, इतना तो पता चल गया, है ना। अब S' यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन एक कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन थी, कि S जो है वो T के तुरंत बाजू में बैठा हुआ है, S जो है वो T के तुरंत बाजू में बैठा हुआ है, तो T के तुरंत बाजू में देखिए S यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे साले 2 ऑप्शन आ जाएंगे, है ना, समझ में आ रहा है। तो एक आ सकता है भाई, S यहाँ पे बिठाऊँ तो T के तुरंत बाजू में, तो P यहाँ पे भी आ सकता है, और दूसरा जिसमें मैं S यहाँ पे बिठाऊँ तो एक छोड़ के P यहाँ पे भी आ सकता है, यानी बाकी कैसे ही रख देता हूँ, Q एक छोड़ के ये T, एक छोड़ के ये U, और यहाँ पे छोड़ दीजिए, है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी 2 ऑप्शन बन रहा है, आर यू गेटिंग दिस। हमें नहीं पता V कहाँ पे है, और तो कोई डाटा हमारा छूटा नहीं है ना, तो छूटा तो नहीं था, एक बार देख लेते हैं, सब तो आ गया था, है ना। तो यहाँ पे हमें डाउट रहता है कि V अगर लास्ट होगा तो पता नहीं, उसके राइट में कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे होगा तो 4 बंदे हैं, यहाँ पे होगा तो पता नहीं, है ना। सो बेसिकली सेकेंड सफिशिएंट नहीं है, तो आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देंगे 1 अलोन, सिंपल सा फंडा, ठीक है ना। नॉर्मल से पजल्स है भाई, ये हमने जो किए हैं उसी टाइप के पजल्स है, और उससे भी थोड़े इजी है मुझे लग रहा है, पहले 2 तो बहुत इजी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला फंडा क्लियर है। चलिए अभी पहले करना है आपको, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आप कर दीजिए पोज, करिए इसे सॉल्व, और या तो फिर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो यहाँ पे कर दीजिए पोज, ठीक है, और उसके बाद इसका भी आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना क्या है, R और D का रिलेशन ढूंढना है ना, R जो है वो D से किस तरह से रिलेटेड है, तो वो फैमिली ट्री वाला फंडा, ओके। अब बोला है C इज द सिस्टर ऑफ D, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, जगह यहाँ पे बना देते हैं, C सिस्टर है इसलिए हम कर देते हैं फीमेल सिंगल एरो D, ये सब हमें पता है ना।
मेल फीमेल की जगह छोड़ दी, हमें ये चीज़ तो पता है। सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, ये सब चीज़ें पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। ओके, एंड इज ओनली डॉटर ऑफ के। देखिए ओनली डॉटर यानी ये दोनों, ये डॉटर है तो ये भी सन या डॉटर हुआ, यानी ये दोनों के मम्मी या पापा कोई है के, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मम्मी पापा पता नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आर का नेफ्यू सी का सन है, आर का नेफ्यू सी का सन है। ओके, तो सी का सन तो यहाँ पे ही कहीं पे होगा, है ना। यहाँ पे सी के सन को एक्स बोल देते हैं, है ना, सन है तो मेल भी बोल देते हैं। और ये आर का नेफ्यू है, यानी आर का अगर नेफ्यू है तो आर यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। इसका भाई या बहन, या तो हो सकता है उसके हस्बैंड का भी भाई बहन हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे, नेफ्यू यानी भतीजा। अब हिंदी में तो देखिए भतीजा और भाना दो अलग अलग चीज़ें होती है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, सबको भतीजा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, इसके हस्बैंड का भी कोई हो, उसका भी ये भतीजा है, उसका खुद का भाई बहन हो, उसका भी है, तो कुछ पता नहीं चलेगा, और इसका वैसे भी जेंडर नहीं पता चल रहा, तो पहला तो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। पहला तो भाई यहाँ पे हमारा सफिशिएंट नहीं था, अकेला तो सफिशिएंट नहीं था। अब देखते क्या दूसरा अकेला सफिशिएंट था, अगर वो भी नहीं था तो फिर दोनों को करेंगे कंबाइन। चलिए पहले आप देखते सिर्फ दूसरे से, पहले अकेले से तो कुछ बात बनी नहीं। एम इज़ द मदर ऑफ डी, आर एंड क्यू आर मैरिड कपल्स, क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। चलिए यहाँ पे आर एंड क्यू आर मैरिड कपल, उसमें क्यू क्या है, सिस्टर इन लॉ यानी लड़की है, तो आर एंड क्यू आर मैरिड कपल से स्टार्ट करना ईजी है ना, जिसमें क्यू लड़की है। तो इसको अगर हम यूज़ करें तो अभी इसको भूल जाते हैं, यहाँ पे बना देता हूँ, आर को बना देता हूँ मैं मेल, और मैरिड है तो दोनों तरफ एरो जिससे हमें याद रहे। क्यू को बना देता हूँ मैं फीमेल, ठीक है, सिंपल है। आर एंड क्यू आर मैरिड कपल एंड क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, सिस्टर इन लॉ यानी भाभी हुई भाई, क्यू भाभी है सी की, यानी इसका कोई भाई या बहन है सी, तो इसी के भाई की वाइफ हुई ना, तो इसकी भाभी अगर उसको होना है तो इसका भाई या बहन कोई सी है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ सकता है। नेक्स्ट, सी हु इज ओनली डॉटर ऑफ के एंड एम इज मैरिड टू के। अच्छा देखिए, सी हु इज ओनली डॉटर ऑफ के, ठीक है, सी जो है वो के की एक बेटी है, यानी इस दोनों का भाई या अरे सॉरी मम्मा या पापा, है ना, फादर मदर में से कोई हो गया के, समझ में आ रहा है। इस दोनों में से एक का मैरिज हुआ है, सॉरी इस दोनों में से एक, सॉरी मैं देख लेते क्या बोला था, ओनली डॉटर ऑफ के, सी जो है वो ओनली डॉटर ऑफ के है, तो ये भी उसका भाई या बहन है, दोनों के सन डॉटर हो गए। और हमें दूसरा क्या बोला था, ओनली डॉटर यानी सी फीमेल भी हो गई, एंड एम इज़ मैरिड टू के, ये तो फीमेल हो गई, और एम इज़ मैरिड टू के, है ना। लेकिन इसमें कौन मदर कौन फादर कोई पता नहीं चल रहा, और हमें वैसे डिसाइड क्या करना था, हमें पूछा गया था कि भाई आर और डी का क्या रिलेशन है, क्या ब्रदर है क्या, आर जो है वो डी का ब्रदर है क्या। यहाँ पे देखिए डी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है ना, डी के बारे में यहाँ पे देख लीजिए कोई भी बात हुई है, नहीं हुई है। फिर भी एक बार देख लीजिए, हमने पूरा देखा था, अच्छा ये हमने छूट गया था, ये ध्यान रखना, एम इज़ द मदर ऑफ डी, पहला ही सेंटेंस छूट गया था, एम इज़ मदर ऑफ डी। तो एम इज़ मदर ऑफ डी का मतलब है ये अगर मदर है तो ये फीमेल भी हो गई, ये मेल भी हो गया, और ये मदर है यानी ये दोनों के साथ एक तीसरा भी कोई है जो कि डी है ना। तो डी का जेंडर पता नहीं चलेगा, ठीक है, डी का जेंडर पता नहीं चलेगा। अब देखिए हमें पूछा गया है, हमें पूछा है आर क्या, है ना, हमें पूछा है आर क्या डी का ब्रदर है कि नहीं। आर जो है वो डी का ब्रदर ही हुआ ना, ये मेल तो है, और यहाँ पे देखिए सिंगल एरो, ये तीनों सिबलिंग्स है ना, तो आर डी का ब्रदर है, तो सिर्फ सेकंड से पता चल रहा है। तो सिंपल होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट वो जो भी डाटा दिया है उसके हिसाब से करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, सिंपल फंडा है। लेकिन इसमें क्या है कि एकदम दिमाग में नहीं होगा, जैसे मैथ्स में हो रहा था। मैथ्स में अगर आप अच्छे हो मैथ्स में तो पता चल जाएगा कि पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, दिस शुड बी सफिशिएंट। यहाँ पे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, फाइन। तो यहाँ पे पहले से नहीं हुआ, दूसरे से हुआ, यानी कि आपका आंसर ओनली सेकेंड इज सफिशिएंट, ठीक है ना। सिंपल है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईजी है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, पहले भी आपको करना है तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, यहाँ पे इसको कर दीजिए पॉज, कर दीजिए इसको सॉल्व, और या तो फिर यहाँ पे कर दीजिए भाई हिंदी वर्जन को पॉज
और इसके लिए आंसर दे दीजिए, ठीक है। दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है, हमें 7 स्टूडेंट्स के बारे में बात की और हमें ये डिसाइड करना है कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स एस से कम है, यानी कि एस का रैंक बॉटम से कौन सा है। अगर वो नीचे से 5th है तो उसके नीचे 4 बच्चे हैं, अगर वो बॉटम से 2nd है तो उसके नीचे 1 ही बंदा है। तो वही देखना है कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स उससे नीचे है। क्लियर है, फंडा क्लियर है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं ये देखता हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, चेक इंडिविजुअली। तो पहले ये 3 स्टेप चेक करूँगा, है ना, कि ये 3 डाटा मिला के कुछ बन रहा है कि नहीं, क्योंकि वो है आपका डाटा सेट 1। ओके, अब जैसे भी ये देखता हूँ मैं सोचता हूँ ये सबसे इजी है ना, टी लोवेस्ट है वी हाईएस्ट है, तो उसको पहले डाल देना चाहिए, है ना। भाई 7 है वी टी, तो यहाँ पे 7 है 1 2 3 4 5 6 7 वी टी, इसको तो पहले ही यूज़ करना चाहिए था, है ना। तो इतना तो पता चल ही रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट डाटा क्या बोला है। भाई नेक्स्ट डाटा ये बोला है P इज मोर देन Q एंड T, यानी P इज मोर देन Q, T से तो ज़्यादा ही होगा, T लोवेस्ट था, है ना, और V से तो कम ही होगा, वो भी बड़ी बात नहीं है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, P जो है वो Q से ज़्यादा है, P Q से ज़्यादा है, लेकिन R जितने भी ज़्यादा नहीं है P के मार्क्स, यानी कि R P Q, ये चीज़ समझ में आ रही है, ये आपको समझ में आना चाहिए। P के मार्क्स Q से ज़्यादा है, यानी P नीचे Q, लेकिन P के ऊपर है R, तो R P Q, है ना। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है, तो साइड में लिख देता हूँ भाई R P Q। कहाँ पे होगा नहीं पता, तो मैंने साइड में लिख दिया। क्लियर है। अब देखते हैं आगे और कौन सा डाटा दिया है। दूसरा वाला, S इज मोर देन Q एंड U, S के मार्क्स Q और U दोनों से ज़्यादा है, S के मार्क्स Q से भी ज़्यादा है, U से भी ज़्यादा है, तो ऐसे कहीं पे लिख देता हूँ S के मार्क्स Q से भी ज़्यादा है, U से भी ज़्यादा है। भी ये एरो वाला क्या फंडा है, मैंने बताया था कंपैरिजन ऑफ रैंक्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ भाई आई बटन, यहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए पूरा कंपैरिजन ऑफ रैंक्स, जिससे कि आपकी मैकेनिज्म क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो ये हम ऐसे बनाएंगे, ये भी क्लियर है, ठीक है। अब क्या डाटा था, लेकिन एस के मार्क्स आर और पी जितने भी ज़्यादा नहीं है, एस के मार्क्स आर और पी, यानी आर और पी के नीचे है, यानी सीधा हम आर और पी तो यहाँ पे लिख ही दे, आर और पी। एस के मार्क्स आर और पी से कम है, क्यू और यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ही आएगा। और क्यू और यू में कौन बड़ा नहीं पता चलेगा, तो क्यू ऑब्लिक यू, यू ऑब्लिक क्यू, तो वो पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ पे। तो पता नहीं चलेगा तो क्या आंसर दे देंगे, डाटा इनसफिशिएंट। ये डाटा तो सफिशिएंट नहीं हुआ, पता नहीं चल रहा क्यू कहाँ पे यू कहाँ पे, लेकिन हमें ये बोला ही नहीं है। हमें बोला एस के नीचे कितने, एस के नीचे तो पक्का 3 बंदे हैं, चाहे कोई जहाँ पे भी हो, पर है पक्का 3 बंदे। तो दैट मीन्स पहला डाटा हमारा ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सफिशिएंट है। क्लियर है। तो डाटा सफिशिएंट पूरी तरह से नहीं है। अगर हम ये पूछा गया हो ना कि यू के नीचे कितने हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि यू के नीचे कितने, यू यहाँ होगा तो 2, यहाँ होगा तो 1, पर हमें पूछा है एस के नीचे कितने, एस के नीचे तो भाई 1 2 3 ही है ना। तो ये चीज़ तो क्लियर है। तो भाई फर्स्ट डाटा इज सफिशिएंट, इसके ऊपर से हम बोल देंगे दिस इज सफिशिएंट। अब देखिए दूसरे के ऊपर से होता है कि नहीं, ठीक है। इसमें क्या हाईएस्ट लोवेस्ट कुछ दिया है, पहला दूसरे में तो कुछ खास नहीं लग रहा। अच्छा, आर का जो रैंक है वो सेकेंड हाईएस्ट है, इसका मतलब ये हुआ, और टी जो है वो सबसे नीचे है। तो चलिए सेकेंड के ऊपर से भी एक डाटा बना देते हैं, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आर जो है वो सेकेंड हाईएस्ट है, टी जो है वो लोवेस्ट है ना। तो ये तो हमने बना दिया इसके ऊपर से, इतना तो यूज़ कर लिया हमने। अब देखते हैं पहले तो, अब इसका यूज़ करना है। Q इज़ मोर देन U एंड T, T वाला से तो ज़्यादा ही होगा, Q इज़ मोर देन U, ओके, लेकिन R या S जितने भी ज़्यादा नहीं है, ओके। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं Q इज़ मोर देन U, Q इज़ मोर देन U, और R से तो नीचे है, S से भी नीचे है, R या S जितने भी ज़्यादा नहीं है, समझ में आ रहा है। Q इज़ मोर देन U, लेकिन R से नीचे है यहाँ पे कहीं पे, और S से भी नीचे, S शायद फर्स्ट भी हो सकता है, देख लेते हैं, है ना। और कौन सा डाटा दिया है, फिर बोला है P इज़ मोर देन S एंड U। देखिए P इज़ मोर देन S एंड U, इसका मतलब S हाईएस्ट तो नहीं है,
क्योंकि P इज़ मोर देन S है ना। ओके, P इज़ मोर देन S, तो इसका मतलब तो भाई यहाँ पे अगर मैं सोचूं तो P को फर्स्ट ही कर दूं, है ना। या तो फिर यहाँ पे भी P हो सकता है, P S Q U, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक बार वापस देख लेते हैं, P इज़ मोर देन S एंड U सब। अच्छा, ओके ओके, तो अभी आइडिया आ रहा है, यहाँ पे भी P डाल सकता हूँ, ठीक है। पर और भी कुछ बोला होगा ना, नॉट एज मच एज V और R। ओके, तो अब तो हो गया, है ना। P जो है ज़्यादा भी है इन लोगों से, लेकिन V और R जितने भी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, V और R टॉप में ही करने पड़ेंगे, है ना। तो V और R टॉप में यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो उससे कम में आ जाएगा, उससे कम में कौन सा अपना बंदा था, P, तो P यहाँ पे कर देंगे और ये सब नीचे, है ना, S Q U। समझ में आ रहा है। फिर देखिए वापस, P जो है S और U से तो ज़्यादा हो गए, है ना, क्योंकि जैसे हमने रखा P जो है वो S और U से तो ज़्यादा हो गए। जैसे ज़्यादा रखना था, मैंने पता चल गया इसके ऊपर तो है ही 4, यहाँ पे कंपेरेटिवली आ गए, और उससे भी कम था V से, तो V ऊपर आ गया। तो इसके ऊपर से भी भाई हम बता सकते हैं कि इसके नीचे, S के नीचे शायद पूछा था, 3 है, तो सेकंड भी है सफिशिएंट, है ना। तो इसका मतलब आपका सेकंड भी है सफिशिएंट। तो आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे 1 और 2 अलोन वाला, यानी ये वाला। 1 अलोन से भी हो जाएगा, 2 अलोन से भी हो जाएगा। सिंपल है ना भाई फंडा। तो रीजनिंग में और कुछ नहीं है ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, डाटा आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे राउंड, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले करना है आपको। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हट जाता हूँ, कर दीजिए यहाँ पे पोज, इसका दे दीजिए आंसर, ठीक है। और या तो फिर अगर आपको हिंदी वर्जन अच्छा लगता है तो यहाँ पे कर दीजिए पोज और दे दीजिए आंसर। ऑलराइट, चलिए देखते हैं इसको कैसे आंसर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ओके, यंगेस्ट कौन है ये हमें जानना है भाई। 6 लोगों की फैमिली है, नाम भी यहाँ पे दिए है, और सबसे छोटी एज वाला कौन सा बंदा है ये हमें पूछा है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए इसमें थोड़े नाम भी अजीब है ना, ये जैसे दया। अब दया कौन सा वाला दया, वो दया दरवाजा तोड़ वाला दया या फिर जेठालाल वाला दया, है ना। वो जेठालाल वाली दया सारा अदर बोलना चाहिए, मतलब कि लड़का है लड़की है पता नहीं चलेगा। तो देखिए ज़्यादातर जनरली ऐसा मान लेते कि डोली लड़की है, सिया लड़की है, काना अमन शिव शायद लड़के हैं। पर यहाँ पे क्या पता, ये रीजनिंग है तो क्या पता नाम किसी भी तरह हो सकते हैं ना। जैसे रजनी भाई, रजनीकांत भी होता है, लेकिन नॉर्मल रजनी लड़की के भी नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे किंजल है ना, ये सब नाम होते हैं जो हमें पता नहीं, परेशान करते हैं यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हम शायद ऐसा मान लेंगे कि हमें नहीं पता भाई मेल है या फीमेल है, डाटा के ऊपर से ही पता चलेगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला बोला है डोली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ काना। ओके, अब काना पता नहीं, मान मत लेना कि लड़का ही है, लड़का ही है, कि काना भी हो सकता है, पता नहीं, वॉट एवर। क्योंकि नॉर्मली रीजनिंग में ऐसा मानते हैं कि हमें नहीं पता, क्या पता ये अमन ग्रैंडसन वैसे तो बोला है, क्या पता लड़की हो, कोई पता नहीं। चलिए देखते हैं। तो पहले डाटा के ऊपर से कुछ पता चलता है कि नहीं, वो सोचते हैं कि इसके बारे में यंगेस्ट कौन है ना। डोली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ काना, अमन इज द ग्रैंडसन ऑफ शिव। देख लेते हैं भाई एक बार, है ना, थोड़ा बनाना पड़ेगा फैमिली ट्री। डॉली डॉटर इन लॉ ऑफ काना, यहाँ पे हम सबको पता है काना के कोई भी सन होगा और उसकी वाइफ होगी जो कि डोली है ना। तो ही तो डोली डॉटर इन लॉ ऑफ काना हुई, है ना। ऑलराइट, और आगे बोला है अमन इज ग्रैंड सन ऑफ शिव हु इज फादर ऑफ सिया। लेकिन कोई रिलेशन नहीं है ना दो स्टेटमेंट में, तो ये अकेले से तो कुछ नहीं बनता होगा, तो अभी उसको छोड़ते, अकेले से तो कुछ नहीं बन सकता, है ना। कुछ रिलेशन ज़रूर है, अमन इज ग्रैंड सन ऑफ शिव हु इज़ फादर ऑफ सिया, लेकिन यहाँ पे देखिए डोली का ना यहाँ पे है ही नहीं, तो किसी तरह वो दो जो सेंटेंसेस है उसको हम कंबाइन नहीं कर पाएंगे, तो छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डोली इज़ नॉट द यंगेस्ट वेल शिव इज़ नॉट द एल्डेस्ट, ये अकेले से भी तो कुछ नहीं बनने वाला। सिर्फ बोला है डोली इज़ नॉट द यंगेस्ट, शिव इज़ नॉट द एल्डेस्ट, अकेले से तो इससे भी नहीं बनने वाला। तो अगर किसी से अकेले से बनता है तो या तो थर्ड होगा या थर्ड के साथ कोई कॉम्बिनेशन होगा, देख लेते हैं। अब तो इसके ऊपर से बनाते हैं। देखिए सिया इज़ द फादर ऑफ दया, हो रहा ना, सिया फादर, देखिए सिया सीता मैया फादर हो गई यहाँ पे, तो वही मैं बोल रहा हूँ, नाम से कुछ नहीं पता चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, सिया इज़ द फादर ऑफ दया,
और देखिए दया हुई इज ग्रैंडसन, तो दया सन निकला है ना, वो दरवाज़ा तोड़ने वाला ही निकला है ना, दया दरवाज़ा तोड़ो। चलिए देखते हैं। एनीवे तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इजी लग रहा है, इसके ऊपर से काफ़ी कुछ डाटा दिया है, देखते हैं क्या बन सकता है। सिया इज़ द फादर ऑफ दया, है ना, तो यहाँ पे बना देता हूँ सिया फादर है इसलिए मेल बना दिया, यहाँ पे बना दिया दया, ठीक है, फैमिली ट्री। और उसके बाद हमें बोला था दया हु इज़ ग्रैंड सन ऑफ शिव, दया जो है वो ग्रैंड सन ऑफ शिव है, यानी इसके पापा या मम्मी कोई है यहाँ पे शिव। वैसे तो भाई शिव होगा तो पापा ही होगा, लेकिन देखते भाई, है ना, पता नहीं यहाँ पे क्या फंडा निकल जाए। सो दया इज़ द ग्रैंड सन ऑफ शिव। ओके, काना इज़ द वाइफ ऑफ अमन सन, देखिए निकला ना, ये काना वाइफ निकली, नाम था काना, तो ये सब है। काना इज़ द वाइफ ऑफ अमन सन एंड दयास फादर। ओके, यहाँ पे ये पकड़ना, काना इज़ द वाइफ ऑफ अमन सन एंड, काना जो है वो दया के फादर की वाइफ है, या तो अमन के सन की वाइफ है ना, दया के फादर की वाइफ है या तो अमन के सन की वाइफ है। दया का फादर तो यही है, उसकी वाइफ है ना, क्या नाम था, काना, तो ये हो गई फीमेल। तो अभी इसको छोड़ दो, इसको पूरा छोड़ दो, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला था, यहाँ पे हम कर रहे हैं। काना जो है वो दया के फादर की वाइफ है, हो रही है, यानी दया की मदर है, हो रहा है ना, तो ये तो हो रहा है। और क्या था, अच्छा भाई दया ग्रैंडसन था, तो यहाँ पे हम वो भी भूल के दया को मेल तो लिख ही सकते हैं, दया ग्रैंडसन। या शिव का पता नहीं चलेगा, फादर मदर मतलब कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, लेकिन ये तो पता चलेगा। और काना के लिए दो एक दूसरी भी चीज़ बोलती है, एक तो दया के पापा की वाइफ है, और दूसरा क्या बोला था, अमन के सन की भी वाइफ है ना, वाइफ ऑफ अमन सन, यानी ये बंदा जो है वो अमन का सन है, यानी इसके, अच्छा तो शिव और अमन, देखिए ये दोनों के मैरिज हुए हैं, कैन यू बिलीव इट, तो अमन ही लड़की होगी शायद, नाम से ऐसा लग रहा है, पर पता नहीं, है ना, तो ये उसका सन है। तो देखिए इतना तो पता चल गया ना, ये पाँचों, तो अब इसमें सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा भाई, पर 5 ही है ना, 6 थे 5 थे। हु इज़ द यंगेस्ट अमंग 6 फैमिली मेम्बर्स, तो यहाँ पे छठा तो कोई आया नहीं। सिया दया शिव 3, काना अमन, 5 ही तो बने, तो बाकी कौन बच गया, डोली, तो यहाँ पे डोली नहीं आई ना, यहाँ पे तो डोली आई ही नहीं। अच्छा लेकिन एक चीज़ हमें ये बोला था ना कि डोली इज़ नॉट द यंगेस्ट, तो अगर इसको जोड़ देना, इस अकेले से नहीं पता चलेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें डोली के बारे में कुछ जिक्र नहीं है, तो ये भी नहीं, लेकिन इससे काफ़ी कुछ पता चल रहा है 5 के बारे में। अगर ये दोनों को जोड़ दे तो अब डोली तो पिक्चर में से ही हट जाएगी, क्योंकि डोली इज़ नॉट द यंगेस्ट। अगर डोली नहीं है यंगेस्ट, तो अब इस 5 में से, बाकी में से ही कोई है, इस 5 में से तो सबसे छोटा है दया, है ना, तो दया सबसे छोटा बच्चा है भाई, वो दरवाज़ा नहीं तोड़ पाएगा, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन तो किससे आया भाई, यहाँ पे पता चला हमने यूज़ किया सेकेंड एंड थर्ड, यानी ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा सेकेंड एंड थर्ड ओनली, ठीक है ना। तो ये है भाई, रीजनिंग में कुछ नई चीज़ नहीं है, हमने जो डाटा अरेंजमेंट पूरा किया ही है, उसको ये लोग डाटा सफिशिएंसी में इस तरह पूछ सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 6 बोला है आर की कौन सी डायरेक्शन में, नहीं आर पी की कौन सी डायरेक्शन में, है ना, आर पी की कौन सी डायरेक्शन में है। और पहला बोला है सी जो है वो पी की नॉर्थ में है और आर जो है वो सी की, अच्छा तो यहाँ पे देखिए सी कॉमन है, दोनों में सी के साथ कंपेयर किया है, पी को भी सी से, आर को भी सी से। हाँ तो यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपको फिर कुछ करना नहीं है, हमें पता चल जाता है दिस शुड बी सफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे आर और पी दोनों को सी के रेफरेंस में दोनों की डायरेक्शन दी है, तो एक दूसरे की का क्या डायरेक्शन होगी वो पता चल जाएगी। यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, पहला सफिशिएंट है। वैसे अगर आपको करना है तो बता देता हूँ, पर करने की ज़रूरत नहीं है। सी जो है वो पी के नॉर्थ में है, यानी यहाँ पे सी जो है वो पी के नॉर्थ में हो गया, और आर जो है वो सी के वेस्ट में, सी के वेस्ट में यहाँ पे आर है। तो ये हमें क्या पूछा था, आर पी की कौन सी डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट। ये जो एरो है उसको कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। क्रॉस में है ना, सीधा ऊपर होता तो नॉर्थ, सीधा इधर होता तो वेस्ट, ये क्रॉस में है तो नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हमें क्या सीधा समझना था, आर और पी की एक दूसरे की रेफरेंस देखना है।
दोनों सी के रेफरेंस में हमें दिए हुए तो मिल ही जाता, कोई भी डायरेक्शन होता वो हमें ढूंढना नहीं था, तो पहला सफिशिएंट होना चाहिए था। चलिए देखते हैं सेकंड। यहाँ पे भी आर पी ढूंढना है और दोनों का हमें क्यू के साथ दिया है, तो ये भी सफिशिएंट ही होगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना। कौन सा डायरेक्शन वो थोड़ी पूछना है, तो पहला भी सफिशिएंट दूसरा भी सफिशिएंट है, ऐसा कोई ऑप्शन है तो है। ऑल वाला तो अब आएगा ही नहीं, ऑल की ज़रूरत ही नहीं है। 1 and 2 ओनली नहीं, 1 ओनली ही आता है, 2 ओनली भी आता है, यानी एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन वही बचा, यानी तीसरा भी अलोन सफिशिएंट होगा। आर और पी, इसमें बोला है पी आर की कौन सी डायरेक्शन में, तो इससे भी आर कौन सी डायरेक्शन में पता चल जाएगा। पी अगर आर की नॉर्थ वेस्ट में है, यही है ना, पी जो है, नहीं थोड़ा उल्टा हो गया, इसमें उल्टा दिया है, पी जो है वो आर की नॉर्थ वेस्ट में है, तो आर जो है वो पी की साउथ ईस्ट में होगा, तो इससे भी पता चलता है। तो भाई पता तीनों से चल सकता है ना, दूसरे से भी हमने ढूंढा नहीं बट ढूंढ सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील, तीनों से चल सकता है, यानी आपका आंसर एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन, कोई भी स्टेटमेंट अलोन ले लीजिए, इट इज सफिशिएंट, सिंपल है ना। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदी वाला मैंने रखा ही नहीं, बहुत सिंपल था, हमने कर लिया। चलिए यहाँ पे कोई जगह की भी ज़रूरत नहीं थी, ये लास्ट क्वेश्चन पहले आप कीजिए, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन बहुत ईजी थे तो मैंने थोड़ा जंप कर लिया कि भाई कर लेता हूँ, अब इसमें कहाँ मैं आपको पूछूँ, हो ही जाएगा, है ना, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर लेते हैं, फ्लोर अरेंजमेंट, है ना, आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने एक लास्ट रखा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप हो जाना चाहिए। चलिए पहले आपको करना है तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो यहाँ पे पोज, हिंदी वर्जन चाहिए तो भाई यहाँ पे पोज, पहले आपको करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा भी लेजीनेस मत दिखाना, पूरा फटाक से जंप ऑन इट एंड डू इट। चलिए देखते हैं कैसे करना है, देख लेते हैं भाई। 6 पर्सन्स है, ओके, फ्लोर्स पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1, तो ये तो सब हमें पता है ना, हमने ऐसे फ्लोर अरेंजमेंट किए तो हमें पता है 6 फ्लोर है, उन्होंने जिस तरह से बोला है यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर भी दे देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। इसके बाद हमें डिसाइड क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है, क्वेश्चन ये है भाई ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है, किससे पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं पहला डाटा, रूपा राज के बीच में एक ही बंदा रहता है, हिना इवन नंबर, भाई इतने छोटे से डाटा से तो कुछ पता नहीं चलेगा, यानी सफिशिएंट तो अकेला तो नहीं होगा। गोपी इवन नंबर पे नहीं रहती, राज इवन नंबर पे रहता है लेकिन टॉप, भाई ये भी तो बहुत छोटा सा डाटा है, इससे भी कुछ बनने वाला है नहीं है, तो या तो तीसरे से बनेगा या तीसरे के साथ किसी के कॉम्बिनेशन से, या तो शायद बनेगा ही नहीं, देखते हैं। रानी ऑड नंबर पे रहती है, 2 का गैप है, और गोपी रूपा के ऊपर रहती है, देखते भाई इससे कुछ, इसमें सबसे ज़्यादा डाटा इसमें, तो तीसरा तो चाहिए ही चाहिए, देखते तीसरे से क्या बन रहा है, पहले इससे स्टार्ट करता है। रानी ऑड नंबर के फ्लोर पे रहती है और रानी और हीना के बीच में 2 फ्लोर है, ओके। वापस रानी ऑड नंबर के फ्लोर पे रहती है, तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, या तो यहाँ पे रख दो रानी को, तो 2 फ्लोर छोड़ के यहाँ पे हीना रख दो, एक तो ये तरीका है। अच्छा अगर मैं रानी को तीसरे माले पे रख दूँ, है ना, 2 फ्लोर छोड़ के हीना यहाँ तो नहीं हो सकती, 2 छोड़ के हीना यहाँ पे ही हो सकती है, तो एक ये। अगर मैं रानी को 5वें फ्लोर पे रख दूँ, एक और ऑप्शन भी बना देते हैं ना, रानी को रख दूँ 5वें फ्लोर पे, तो 2 ऊपर तो नहीं, 2 छोड़ के यहाँ पे 2nd फ्लोर पे आ जाएगी हीना, तो ये 3 तरीके तो हो गए, और तो कहीं पे हो नहीं सकता, 1 3 5 3 तरीके हैं, मैंने तीनों ऑप्शन बना दिए, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे जो डाटा है उसमें किस तरह से फिट हो रहा है। देखिए ये हो गया, रानी ऑड नंबर हो गई, है ना, रानी ऑड नंबर में ही रखी थी ना हमने, हाँ 1 3 5 सही है, ठीक है। और एक डाटा था कि गोपी जो है वो रूपा के जस्ट ऊपर है, गोपी रूपा के जस्ट ऊपर, यानी इस तरह से कहीं पे भी रखना है, गोपी और नीचे रूपा, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। हाँ इस वाले केस में एक ही तरीके से पॉसिबल है, गोपी यहाँ पे, रूपा यहाँ पे,
पर बाकी में तो कहीं पे भी हो सकता है। तो देखिए 3 अलग अलग ऑप्शन बन रहे हैं, यानी हमें पता नहीं चल रहा कि कौन ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो इसी से मिल रही है। तो तीसरा नहीं दे रहा, लेकिन तीसरे का शायद यूज़ तो करना ही पड़ेगा। अब देखते तीसरे का कॉम्बिनेशन पहले से मिलाओ या दूसरे से मिलाओ, किसी से भी मिलाते हैं, क्योंकि ऑप्शन तीसरा वाला है कौन सा, वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन तो है ही नहीं भाई, कोई अलोन से तो नहीं बना। 2 and 3 अलोन हो सकता है, 1 and 2 तो नहीं बन सकता, 1 and 2 में कुछ डाटा ही नहीं था, है ना, तो क्योंकि 3 में ही ज़्यादा डाटा मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑल नॉट सफिशिएंट हो सकता है, या 1 and 3 हो सकता है। तो 3 के साथ कॉम्बिनेशन में 2 ऑप्शन है ना, 3 में सबसे ज़्यादा डाटा है, ऑब्वियसली 3 का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब किसका यूज़ करें, किसको लग रहा है भाई, कोई भी ट्रायल एरर कर लो ना, पहले दूसरा पहले पहला, कोई भी एक ट्रायल एरर करना पड़ेगा। चलिए पहला अभी लगे आज ये दूसरा कर लेते हैं, देख लेता हूँ मैं। गोपी इज़ नॉट लिविंग ऑन इवन नंबर फ्लोर, इसका यूज़ करें क्या, यानी गोपी इज़ ऑड नंबर फ्लोर, है ना, गोपी ऑड नंबर। अच्छा इसमें तो देखिए गोपी ऑड नंबर आ ही नहीं रहा, 4 नंबर पे आ रहा है, तो गोपी ऑड नंबर भी रखना है, नीचे रूपा भी रखनी है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ही आएंगे गोपी रूपा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ही आएंगे, ये कर सकते, चलो ट्राई तो करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना ये हमारा ओरिजिनल है ना। अब ये वाला हमने कैंसिल किया, कब कैंसिल, ऐसे हटा मत देना, क्या पता अगर दूसरे से भी नहीं बना तो थर्ड एंड फर्स्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, अभी के लिए ये सफिशिएंट नहीं है ना, यहाँ पे थोड़ा आपको नहीं दिखेगा, ऐसे ही कर देता हूँ, अभी के लिए ये वाला सफिशिएंट नहीं है, अभी तो नहीं पता चलेगा, इसमें सेट नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि हमें बोला है गोपी इवन पे नहीं रहता, यानी कि ऑड पे रहता है, यहाँ पे तो गोपी इवन पे है, कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखिए गोपी ऑड में भी रहता है। अब और भी एक डाटा था, देख ही लेते, पूरा डाटा पढ़ के ही करते हैं। गोपी को ऑड में रखना है, राज को इवन में रखना है, और राज को टॉप में भी नहीं रखना है। समझ में आ रहा है, गोपी ऑड, राज इवन, और राज को टॉप में नहीं रखना है। चलो ट्राई करते हैं। गोपी ऑड यहाँ पे करे तो यहाँ पे आएगा गोपी रूपा, है ना, गोपी ऑड आ गया, एक ही तरीका था, यहाँ पे नहीं रख सकता था गोपी रूपा को। और वो राज जो है वो इवन में है लेकिन टॉप में नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो अब इवन यहाँ पे ही बचा टॉप में, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये दोनों यहाँ पे ही हो सकते हैं ना 5-4, क्योंकि गोपी को जो हमें ऑड पे तो रखना था, गोपी को ही ऑड पे था ना, वापस एक बार देख लेता हूँ, हाँ गोपी को ऑड पे रखना था, तो गोपी को ऑड में, और नीचे रूपा, एक ही तरीके से पॉसिबल है, गोपी रूपा, है ना, एक ही तरीके से पॉसिबल है। राज इवन नंबर, यहाँ पे राज, है ना, तो अब तो बात ख़त्म हो गई, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ तो राज टॉप फ्लोर पे नहीं रहता था, इवन नंबर पे रहता था, ये सब, सॉरी यहाँ पे हिंदी नहीं, यहाँ पे आ जाते, इसी तरह पॉसिबल। और यहाँ पे कौन रहता है, एक ही तो बंदा बचा होगा, जो नाम होगा, है ना, दया वया, नहीं दया तो शायद लास्ट क्वेश्चन में था, जो भी था, है ना, मैंने नाम नहीं देखे, पर एटलीस्ट पता चल जाएगा, यानी सेकेंड एंड थर्ड से पता चल जाएगा, ये आपका आंसर जो भी एक बचा होगा। हिना, राज, रूपा, दामू, है ना, दामू नहीं आया, दामू, दमू, जो भी होगा, है ना, तो दामू अभी तक नहीं आया, देखिए सब आ चुके हैं, तो दामू आपका आंसर है। जैसे ढूंढना था नहीं, हमें तो यही पता करना था, तो दूसरे और तीसरे को मिला दे, तो देखिए समझ में आया, तीसरे से 3 ऑप्शन बन रहे थे, दूसरे से ये ऑप्शन खचाक कैंसिल, खटाक कैंसिल, है ना, कैंसिल होते गए। ये क्यों कैंसिल हुआ, गोपी को ऑड में रखना था, इवन में था। ये क्यों कैंसिल हुआ, राज को टॉप में नहीं रखना था, राज टॉप में आ रहा था, कैंसिल। यहाँ पे बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो ये आपका आंसर, यानी कि एक ही तरीके की अरेंजमेंट आपको किससे मिली, 2 और 3 को मिला के, ठीक है ना। तो ये फ्लोर वाले हमने किए हुए, कोई नया नहीं है, बट दिस इज हाउ दे आर आस्क्ड इन डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। तो भी डाटा सफिशिएंसी रीजनिंग में कुछ नई चीज़ नहीं सीखी हमने पहले जो सीख लिया है, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस करनी थी। फाइन, सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यहाँ पे कर दीजिए इसको लाइक, सब्सक्राइब, और कमेंट डालिए भाई, कमेंट मुझे बहुत कम मिल रहे हैं, प्लीज़ पुट सम कमेंट्स, जिससे कि मुझे आइडिया है, आई वॉन्ट दिस टू बी ए 2-वे कम्युनिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने कुछ डिटेल में डाल दिया एक शीट, तो उसको भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए ना, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी डाटा सफिशिएंसी के टोटली मैंने क्वेश्चंस कुछ डाल के रखे, जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। फाइन,
तो वीडियो के डिटेल्स में आपको देख लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ पे भी भाई प्लीज़, वहाँ पे डिटेल्स में मैंने यूट्यूब की भी लिंक दी है, तो चले जाइए वहाँ पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यहाँ पे आप प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यू वुड बी द फर्स्ट टू वॉच माई ऑल न्यू वीडियोज़। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एन्जॉइंग।